अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक। अच्छा जी, हम सेकंड ईयर एफएससी की मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 1 है हमारे पास, ठीक है। और जो यूनिट नंबर 1 है इसका नाम है फंक्शंस एंड लिमिट्स। फंक्शंस एंड लिमिट्स। स्टूडेंट, हम जब ये चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, इसमें हमने जो चीज़ सीखनी है वो हमारे पास क्या है, फंक्शन एंड लिमिट सीखना है। इसके लिए हम सबसे पहले ना जो काम स्टार्ट करते हैं, मतलब जो चीज़ सीखना चाहते हैं वो हम सीखेंगे फंक्शन क्या चीज़ है, ठीक है। व्हाट इज़ मीन्ड बाय फंक्शन। फंक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे कि फंक्शन है क्या चीज़ है हमारे पास असल में, ठीक। फंक्शन। अब स्टूडेंट याद रखिएगा, कोई भी बच्चा अगर फंक्शन सीखना चाहता है उसको फंक्शन सीखने के लिए 2-3 चीज़ें लाजमी और हर सूरत पता होनी चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें पता होनी चाहिए बच्चों? सबसे पहले हम देखेंगे सेट क्या चीज़ है। सेट, ठीक है। सेट की जो डेफिनेशन होती है हमारे पास, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज नाउन एज सेट, ठीक है। ये इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या बन गया है, सेट बन गया है। अब हम एग्जांपल के तौर पे आपको समझाते हैं कि फॉर एग्जांपल हम एक ए लिखते हैं और इसमें एलिमेंट लेते हैं ए बी सी, ठीक। ये हमारे पास एक सेट है। इसी तरह से अगर हम फॉर एग्जांपल वावल्स का सेट लिखते हैं, एक बी सेट ले लेते हैं और उसमें लिखते हैं ए ई आई ओ यू, तो ये भी हमारे पास सेट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि इस चैप्टर में हमने जो चीज़ सीखनी है वो फंक्शन को तो ज़रूर सीखना, उसके साथ लिमिट को सीखना, और हमारा काम उस तरह से सेट को स्टडी करना यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इसलिए हल्का सा एक आपको टच दिया है सेट के साथ। अब जो सेट के बाद जो दूसरी चीज़ समझने की होती है ना, वो आपने ये समझनी होती है कि सबसेट क्या चीज़ है, ठीक है। सबसेट, सबसेट का मतलब क्या होता है, ठीक। सबसेट इस तरह से होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई ए सेट हो, द सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ सेट बी, कि सेट ए सेट बी का सबसेट होगा। कब होगा? अगर इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट बी, ठीक है। कि अगर सेट ए का हर एलिमेंट किसके अंदर हो, सेट बी के अंदर हो, तो हम कहेंगे ए किसका सबसेट है, बी का सबसेट है। एग्जांपल के तौर पे हम आपके सामने 2 सेट लेते हैं, एक बी सेट लेते हैं, हम कहते हैं बी सेट फॉर एग्जांपल इस तरह का है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। और हम कहते हैं कि इसके मुकाबला में अगर हमें ए सेट मिल जाए 1 2 3, अब यहाँ पे बच्चों हम देख सकते हैं कि इस ए सेट का हर एलिमेंट बी सेट के अंदर मौजूद है, तो हम कहेंगे ए किसका सबसेट है, बी का सबसेट है। और इसको नोटेशन कुछ इस तरह का है कि हम इस तरह से लिखते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ये सबसेट लिखने का नोटेशन होता है हमारे पास, क्लियर। अब बच्चों उसके बाद जब हम सबसेट सीख लेंगे ना, अब हम आपको सिखाते हैं, क्योंकि ये असल में फंक्शन की तरफ हम जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ बच्चों हम आपको सिखाएंगे वो हमारे पास होगी कि हमारे पास 2 सेट का प्रोडक्ट कैसे होता है। मतलब आप ये समझ लो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखेंगे तो फिर इंशाल्लाह हम इस काबिल होंगे कि रिलेशन सीखेंगे। रिलेशन के बाद फिर हम पहुंचेंगे फंक्शन की तरफ, ठीक है। तो अब हम सीखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट बच्चों सिंपल होता है। आपको एग्जांपल से एक चीज़ समझाते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल ये ए सेट है हमारे पास, इस तरह से देखें ए बी सी, इसके मुकाबला में बी सेट है, उसमें 2 एलिमेंट हैं डी और एफ, ठीक है। हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट जब लेंगे, ए क्रॉस बी लेंगे, तो हमारे पास एलिमेंट्स इस तरह के आते हैं ए कॉमा डी, फिर क्या आता है ए एफ, फिर नेक्स्ट क्या आ जाता है बी डी, फिर बी एफ, फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास सी डी, और फिर क्या आ जाएगा स्टूडेंट सी एफ, ठीक है। तो ये जो हमारे पास आया ना, इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सिंपली कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है। वैसे तो नॉन एम्प्टी सेट ले लो, उनका प्रोडक्ट ले लो, तो उसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। ये जो अभी आपके सामने लिखा है ये हमारे पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है।
अब बच्चों हम आपको समझाते हैं कि अब देखिए फॉर एग्जांपल ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, मैं यहाँ से कोई R1 लेता हूँ और इस तरह से लिखते हैं इसको AD कॉमा AF, ठीक है। हमने ऐसा चूज किया कि जिसका पहला एलिमेंट A हो, ठीक होगी बात। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो R1 है ये किसका सबसेट है, A क्रॉस B का, A क्रॉस B का सबसेट बन गया। R1 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ठीक है। अब ये जो चीज R1 है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिलेशन। व्हाट इज मीन बाय रिलेशन, रिलेशन क्या चीज है, तो रिलेशन से जरा परेशान नहीं होना। रिलेशन का मतलब क्या है, द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड या इज नाउन एज रिलेशन। सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नाउन एज रिलेशन। क्लियर। अब यहाँ पे बच्चों आप जैसे ये देखें R1 हमने लिखा है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है A क्रॉस B, इसका एक सबसेट है, तो इस R1 को हम क्या बोलेंगे, ये रिलेशन है। अभी आपको यहाँ पे समझाते हैं, जैसे देखें A क्रॉस B हमने लिखा, इसमें देखें AD AF, नेक्स्ट BD, फिर BF, फिर क्या है CD और फिर नेक्स्ट CF। ये आपके पास अगर बच्चों आप देखें A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 एलिमेंट हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमने जैसे ये एक R1 लिखा हुआ है इस तरह से, अब हमारे पास क्वेश्चन ये पैदा होता है कि यहाँ पे अब हम कितने रिलेशन लिख सकते हैं, कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब उनकी कोई लिमिट भी होगी क्या, यहाँ पे इस A क्रॉस B से 2 आप रिलेशन निकाल सकते हैं, 3 निकाल सकते हैं, 4 निकाल सकते हैं, 5 निकाल सकते हैं, 7 निकाल सकते हैं, तो कितने रिलेशन बना सकते हैं। तो वो रिलेशन बनाने का स्टूडेंट तरीकाकार इस तरह का है कि हम रिलेशन मतलब नंबर ऑफ रिलेशन, ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशन इन A क्रॉस B, ठीक है। तो उसके लिए ये स्टूडेंट फॉर्मूला होता है कि कितने रिलेशन आपने निकालने हैं, ठीक है। तो ये अब हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है स्टूडेंट, नंबर ऑफ रिलेशन इन A क्रॉस B, ठीक है, कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने रिलेशन निकाले जा सकते हैं, कि नंबर्स ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो वो ये फॉर्मूला होता है बच्चों, याद रखिएगा, 2 की पावर m क्रॉस n लिखते हैं। m क्या होता है, m का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट सेट, इन b n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेकंड सेट, ठीक है। मतलब अभी क्या होगा, n m का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A और n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B, ठीक है। अभी जैसे बच्चों हम यहाँ पे देखें A में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 और B में कितने, 1 और 2। अब यहाँ पे अगर हम देखें 3 और यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाई कर दें तो 2 की पावर कितनी हो जाती है, 3 मल्टीप्लाई 2 तो 2 रेज टू पावर 6, जो कि हमारे पास कितना हो जाता है बच्चों, 64 आई थिंक, ठीक है। क्लियर है। इसका मतलब इस A क्रॉस B में से हम 64 रिलेशन बना सकते हैं, ठीक होगी बात। क्लियर। अभी बच्चों हमने जो चीज़ सीखी वो हमने देखी, गौर से देखिएगा। एक फंक्शन से पहले सेट को देखा कि सेट क्या चीज़ होती है, सबसेट क्या होता है, छोटी छोटी एग्जांपल्स देखी, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, उसके बाद रिलेशन क्या है, ठीक होगी बात। जब बच्चों हम रिलेशन समझ आते हैं उसके बाद फिर हम फंक्शन की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ चलती हैं। अब हम किसकी तरफ जाएंगे, नेक्स्ट फंक्शन की तरफ जाएंगे कि फंक्शन क्या चीज़ है, ठीक है। फंक्शन समझाने से पहले आपको हम एक चीज़ समझा देते हैं कि यहाँ पे देखिएगा, ये जो A क्रॉस B में एलिमेंट्स आए हैं ये किस तरह के आए हुए हैं। ये बच्चों एक ख़ास तरतीब से आए हुए हैं जिसको हम बोलेंगे ऑर्डर पेयर। क्या बोलेंगे, ऑर्डर पेयर। आप देख सकते हैं ये एलिमेंट सारे किसकी फॉर्म में आए हुए हैं, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आए हुए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फंक्शन क्या चीज़ है। फंक्शन बेसिकली बच्चों रिलेशन ही होता है। फंक्शन हमारे पास क्या होता है, रिलेशन ही होता है, लेकिन एक ख़ास रिलेशन होता है, ठीक है। द रिलेशन f फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट x to y is said to be फंक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। कि जो रिलेशन f है फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट x to y, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट x से y तक जो आपके पास एक रिलेशन है उसको हम बोलेंगे फंक्शन। कब बोलेंगे, अगर ऐसे हो जाए इफ़, दो बातें याद रखिएगा, ठीक है। एक नंबर 1 कि डोमेन ऑफ f
वो किसके इक्वल आ जाए, x के इक्वल आ जाए। मतलब पूरा जो पहला सेट है वो पूरे का पूरा डोमेन में आए, पूरा पहला सेट किस में आए बच्चों, डोमेन में आ जाए। एंड दूसरी जो बात है वो क्या है, रेंज ऑफ एफ की जो रेंज है वो क्या हो जाए, सबसेट हो जाए y का, ठीक है, दूसरे सेट का सबसेट हो जाए, या फिर दूसरा सेट पूरे का पूरा भी आ सकता है, तो इसको आप क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं, ठीक है। या फिर बच्चों हम इसको फंक्शन की एक और डेफिनेशन भी लिखते हैं, ठीक है, ये डेफिनेशन 1 आप समझ लें, ये डेफिनेशन 2 है, ठीक है। तो ऐसे हम डिफाइन करते हैं दी रूल और क्रॉसपोंडेंस, दी रूल और क्रॉसपोंडेंस बिटवीन फ्रॉम सेट एक्स टू वाई, ठीक है। ऐसा रूल या ऐसा क्रॉसपोंडेंस जो सेट एक्स से वाई पे जा रहा हो, ठीक है, फ्रॉम सेट एक्स टू वाई इज सेड टू बी फंक्शन इफ फॉर ईच एलिमेंट एक्स इन एक्स, के इस कैपिटल एक्स में हर कोई छोटा एक्स हो, कोई एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट उठा लें, ठीक है, देयर इज a unique एलिमेंट y in y, ठीक है। कि आप अब देखें इसको, फंक्शन का मतलब क्या है कि दी रूल और क्रॉसपोंडेंस फ्रॉम सेट x टू y, ठीक है। याद रखिएगा ये सेट x और y नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, इसको हम फंक्शन बोलेंगे फॉर ईच एलिमेंट x इन y, x के पहले सेट में हर एक एलिमेंट के लिए देयर इज़ अ यूनिक एलिमेंट y इन y, ठीक है, दूसरे सेट में उसका यूनिक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है, ठीक है। अब आपको ना यहाँ पे हम जिस तरह से हमने इधर फंक्शन को लेके चलना है, मतलब नोटेशन किस तरह की फंक्शन की हमारे पास नोटेशन, ठीक है। आमतौर पे बच्चों हम जो फंक्शंस होते हैं उनको हम इस तरह से लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास फंक्शन की नोटेशन है। और ये जो फंक्शन की नोटेशन थी सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे आइलर, उसने डिफाइन की थी, ठीक है, ये किसने बताया था, आइलर ने। अब देखिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब बच्चों यहाँ पे अगर आप गौर से देखें, हमने इस फंक्शन को लिखने के लिए दो वेरिएबल यूज़ कर लिए, एक y यूज़ किया, दूसरा x यूज़ किया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर अगर आप गौर से देखें, दो वेरिएबल हमने यूज़ किए, ठीक, हेयर टू वेरिएबल्स आर यूज्ड, x एंड y, दो वेरिएबल बच्चों हमने यूज़ किया, x और y यूज़ किए। अब ये जो x है इसको हम क्या कहते हैं, x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, x क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो y है वो आपके पास क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे बच्चों इसका मतलब एक फंक्शन को लिखने के लिए आपके पास दो वेरिएबल होने चाहिए, एक आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए और दूसरा आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। अभी हमने जैसे आपके सामने दो वेरिएबल लिखे, एक x लिखा, दूसरा y लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे असल में होता क्या है फंक्शन में ना, यहाँ पे एक चीज़ और गौर से देखिएगा, जब हमने यहाँ पे लिखा डोमेन लिखी और रेंज की बात की, ठीक है, ये अब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है बच्चों, ये डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, डिपेंडेंट उसकी आउटपुट्स होती हैं, मतलब रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। अब जो फंक्शंस को हम आगे फर्दर देखते हैं कि इस फंक्शन में होता क्या है, जैसे अभी हमने लिखा ये जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा है, ठीक है, हमने आपको अभी बताया कि y आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और x आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। x इंडिपेंडेंट होता है, मतलब x की वैल्यूज अपनी मर्जी से आनी चाहिए, ठीक है, लेकिन शर्त क्या है कि एक x की वैल्यू के लिए y की यूनिक वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। कि अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन है बेसिकली ये एक आप समझ लें इस तरह से मशीन के तौर पे काम करता है, मशीन के तौर पे वर्क करता है, ठीक है। मशीन के तौर पे वर्क किस तरह से करता है कि हम इसको इनपुट देते हैं, ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर क्या होता है बच्चों, प्रोसेस होता है, और प्रोसेस के बाद ये हमें क्या देता है, आउटपुट देता है, ठीक है। अब जो इनपुट होता है आमतौर पे बच्चों जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो इनपुट के तौर पे काम करता है, जो डिपेंडेंट होता है वो आउटपुट के तौर पे काम करता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 4x + 1 एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। ये आपके सामने हमने एक फंक्शन रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x + 1। अब स्टूडेंट देखिएगा, फॉर एग्जांपल हम ऐसे करते हैं कि x को पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, देखिएगा f ऑफ 0 इज इक्वल टू 4 × 0 + 1 विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखें f ऑफ 0 हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल, कि जब आपके पास इनपुट 0 है आउटपुट 1 है,
इनपुट 0 है, आउटपुट 1 है। नेक्स्ट अगर हम ऐसे करें पुट x इज इक्वल टू 1, f ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 5, f ऑफ 1 5 हो गया, इनपुट 1 है, आउटपुट 5 है। नेक्स्ट अगर हम ऐसे कर लेते हैं पुट x इज इक्वल टू 2, f ऑफ 2 विच इज इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 9, इनपुट 2 है, आउटपुट 9 है। इस तरह से आप इसको कंटिन्यू रख सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों अगर देखिए इसको यहाँ पे आप गौर से देखिएगा, ये आपके पास बन क्या गया है कि यहाँ पे हमने इस तरह से अगर आप देखें, आप इसे लिख लें कि ये सेट x पे है, ये सेट आपके पास क्या है y है, और x की अगर हम वैल्यूज देखें 0 1 2, हमने ये 3 वैल्यू ली है x की, ठीक है। उसके मुकाबला में जो y की वैल्यूज हैं वो हमें क्या मिल रही है, 1 मिल रही है, 5 मिल रही है और 9 मिल रही है। मतलब क्या हुआ कि हम अगर इनके बीच में रिलेशन बनाना चाहते हैं, अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि देखें 0 किसके साथ रिलेट कर रहा है, 1 के साथ, 1 रिलेट कर रहा है 5 और 2 रिलेट कर रहा है 9 के साथ। अब ये जो चीज़ है इसको हम क्या कहेंगे, ये फंक्शन है f फ्रॉम x टू y, ये फंक्शन है f फ्रॉम, लिखा जाएगा f फ्रॉम x टू y, ये हमारे पास फंक्शन बन गया, ठीक होगी बात। अब यहाँ पे बच्चों ये जो पहले वाले होते हैं ना, ये मतलब जो इनपुट से 0 1 2 इनपुट जो होती हैं इसको हम कहते हैं डोमेन, क्या बोलते हैं, डोमेन, और जो इसके मुकाबला में आउटपुट आती है उसको हम रेंज कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, याद ये रखना है कि हर जो आप इनपुट देते हो वो डोमेन होना लाजमी नहीं है। डोमेन का बच्चों मतलब ये होता है कि वो वाली इनपुट कि हम फंक्शन के अंदर इनपुट करें, मतलब इनपुट दें और उसके मुकाबला में फंक्शन का जो आंसर आए वो डिफाइन आना चाहिए। जैसा कि अभी आप देखें, आपने 0 रखा, 1 आंसर आया, 1 डिफाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 रखा, 5 आंसर आया, 5 भी डिफाइन है, 5 एक डिफाइन नंबर है, 5 को हम जानते हैं। इसी तरह से 2 रखा, 9 आंसर आया, 9 भी डिफाइन है, ठीक होगी बात। अब यहाँ पे आपसे को पूछे कि आप यहाँ पे इस f की डोमेन लिखें, तो हम बच्चों क्या लिखेंगे, डोमेन ऑफ f विच इज इक्वल टू, ये एक पूरा सेट बन गया 0 1 2, ये डोमेन है। आपसे को पूछे रेंज बताएं f की, रेंज ऑफ f विच इज 1 5 एंड 9, ठीक है, क्लियर। अभी हमने ये एक इस तरह की एग्जांपल ली कि ताकि आपको यहाँ से एक बात समझ आ जाए। अब बच्चों हम इसको ना मजीद ऐसे अगर रिलेशन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, f इज इक्वल टू कैसे रिलेट कर सकते हैं कि 0 रिलेट कर रहा है 1 के साथ, उसके बाद 1 रिलेट कर रहा है 5 के साथ, उसके बाद 2 रिलेट कर रहा है 9 के साथ, ठीक है। यहाँ पे देखें ये फंक्शन की दोनों डेफिनेशंस अगर आप देखें, ये असल में एक ही चीज़ है कि उसको ये असाइन कर रहा है कि हर एक x के लिए एक y आपको मिल रहा है। ये देखें यूनिक x है, ईच x देयर इज अ यूनिक y इन y। देखिए 0 के लिए y के अंदर एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल ऐसे हो जाता है कि हम क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे फंक्शन के अंदर 0 लिखते हैं और हमें आंसर मिल जाए, एक बार 1 मिल जाए और एक -1 मिल जाए, 1 और -1 मिल सकते हैं, तो उस टाइम पे फिर हम कहेंगे ये फंक्शन नहीं है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अच्छा अब बच्चों हम इसके बाद ना आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है, मजीद थोड़ा सा आगे जाते हैं।